हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल 4K टीवी स्टडीज। आज की सेशन में हम लोग देखेंगे BHDLA 135 के लिए यूनिट 7 इकाई नंबर 7। इससे पहले यूनिट 1 से 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में अपने लैंग्वेज में समझाए हुए हैं। ओके, और आप जो भी अभी तक यूनिट 6 तक कंप्लीट नहीं किए उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है BHDLA 135 के नेम से, और वो प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के साथ आप BHDLA 135 के तमाम क्लासेस को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, आसानी तरीके से कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे इकाई 7 चैप्टर नंबर 7 जो भाषण शैली दिया गया है, और इस भाषण शैली में जो तमाम टॉपिक्स दिए गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें देखिए भाषण की शैलीगत विशेषताएं क्या है, उसके तो संबोधन कारक और वाचन, जिसमें बात की जिम्मेदारी हम सब पर है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाषण की शैलीगत विशेषताएं। इसमें क्या कहा जा रहा है, 7.2 में कहा जा रहा है कि इस देखिए सिंपल लैंग्वेज में यहाँ है, इस पार्ट में दिए गए भाषण को जब आप पढ़ेंगे, मतलब इस पार्ट में इस सेशन के माध्यम से ये जानेंगे कि लेखन की भाषा और बोलचाल की भाषा में फर्क होता है। यानी लिखे हुए भाषा और बोलचाल की भाषा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। लेखन की होती है कि ऐसा बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है जो आप और हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि ये BHDLA की 135 की क्लास क्यों करने आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं आप फंस रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, तो इसलिए मेरे पास आ रहे हो कहीं ना कहीं आप इसको समझने के लिए। ओके, तो आप समझ रहे हो मैं किस मकसद से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कुछ है वैसा कुछ नहीं, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ पाओ। ओके, उसके बाद कहता है कि भाषण अगर पहले से लिखा हुआ नहीं है तो वक्ता को बोलते हुए ही अपनी वाक्य रचनी करनी होती है। जैसे मान के चलो मैं ये PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लियर, इस PDF में अगर मैं PDF से नहीं पढ़ाता, समझ ध्यान से सुनिए, अगर इस PDF से मैं नहीं समझाता, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ाता, तो मैं खुद से मैं रचना करके इसके बारे में समझाने की प्रयास करता। जैसे मैं एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको समझाने की प्रयास जो कर रहा हूँ वो कहीं भी लिखी हुई नहीं है। मैं अपने माइंड से मैं खुद से रचना और काल्पनिक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो, यही बातें हैं इसमें, यही कही जा रही है। यदि भाषण जो है अगर लिखा हुआ नहीं है तो वक्ता जो बोलने वाला होता है वो खुद से उसको रचना करना पड़ता है, जो काफ़ी थोड़ा कठिन होती है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसके कहता है कि इसलिए भाषण में लिखित गद्य की तरह लंबे, मिश्रित और जटिल वाक्य नहीं होते। उसी तरह जो है ये भाषण जो होती है वो गद्य रूप में होता है। गद्य मतलब क्या होता है, छोटा संक्षिप्त रूप में। ओके, उसमें जो ना ही ज़्यादा बड़ा लंबा वर्ड होता है, ना ही शब्द होती है, ना लेख होती है, और ना ही कठिन वह सब शब्द होते हैं, तो इसमें जो नहीं होते। ठीक है, उसके बाद इसके बल्कि छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो कई उपवागों से मिलकर बनते हैं, जो कि छोटे छोटे वाक्यों से जो मिलकर एक भाषण बनती है। क्लियर, यहाँ तक समझ में गया। उसके आगे कहता है वक्ता अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए, बात पर बल देने के लिए और लोगों को प्रभावित करने के लिए कभी कभी एक ही शब्द या वाक्य को कई रूपों में दोहराता है, या वह पूरे मंतव्य को एक ऐसे छोटे छोटे वाक्यों में बांटकर बोलता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर कोई स्टूडेंट अगर रेगुलर यहाँ पे मेरी क्लास कर रहे हो तो ऐसा कुछ वर्ड होगा जो मैं हर एक क्लास में मैं रिपीट करता हूँ। समझ पा रहे हो, देखो समझ पा रहे हो, ठीक है। ये लगभग जो मैं हर एक सेशन में बोल रहा हूँ, तो वही बातें हैं। ऐसा कुछ जो आपको चाहे इंटरेस्टिंग लगे इन तमाम चीज़ों को जो समझने में, और क्लास बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ यूनिक बातें बोलनी होती है और रिपीट करनी होती है, ताकि आप समझ पा रहे हो। क्लियर, वही बातें कही जा रही है। उसके बाद कही जा रही है कि वक्ता सुनने वालों को अपनी बातों में शामिल करने के लिए उन्हें प्रत्येक संबोधित करता है। श्रोताओं अलग अलग वर्गों और अलग अलग जिक्र करता है, जिससे सीधे अपील करता है। वही बातें जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। तो ये बातें हैं और उदाहरण के माध्यम से दिए गए। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपका पुनरावृत्ति। ये जो है भाषण शैली के जो कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताओं में पहला पॉइंट आपका पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में देखिए क्या कहा जा रहा है, भाषण में अपनी बात को स्पष्ट करने और उस पर बल देने के लिए वक्ता बातों की पुनरावृत्ति करता है। भाषण की जो अपनी बात होती है, जैसे भाषण जो है, भाषण तो सिर्फ अगर मान के चलो मैं कठिन वर्डों को यूज करूं, मैं बोलते चला जाऊं, मैं मान के चलो ये जो PDF में मेरे सामने देख रहे हो, मैं इसको सिर्फ पढ़ते चला जाऊं, आज का सेशन यही तक रहा, ठीक है। अगर बोल दूंगा आप संतुष्ट होगे नहीं होगे, आप बोलोगे कैसा है, सिर्फ PDF पढ़ के चला गया, है ना। तो यही बातें कही जा रही है। भाषण अपनी बात को स्पष्ट करने, उसको समझाने के लिए उस पर बल दिया जाता है। जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि मैं ऐसा कुछ वर्ड बोलूँ आप समझ पाओ, आपके लिए ईजी हो, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो वक्ता बातों की पुनरावृत्ति करता, यही है।
समझाने का प्रयास करता हूँ। उसे उदाहरण के लिए पाठ के रूप में इस इकाई में दिए जाने वाले भाषण में निम्नलिखित अंश हैं, जो देखिए कहा जाता है आज का दिन। ठीक है, आज का दिन हालांकि 15 अगस्त नहीं है, एग्जाम्पल है। ओके, तो 15 अगस्त का दिन है। भारतवर्ष के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन हमने एक नया पन्ना पलटा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है हम भारतीयों ने, ठीक है, हम भारतीयों ने मतलब जो बहुत अच्छे कार्य, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो तमाम चीज़ें हैं वो, तो उन्होंने क्या क्या मिलकर और हम भारतीयों ने मिलकर जो है ना पन्ना पलटा, इतिहास बदला। उक्त वाक्य के रेखांकित वाक्यों में आज का दिन 15 अगस्त का दिन है और इस दिन में कथन की पुनरावृत्ति है जो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त हुई है। ठीक है, इससे बात समझ में आ गया। उसके ख में कहा जाता है आज भी यह उतना ही जरूरी है हमारे अंदर निडरता आए। आज इतना भी जरूरी है कि हम जो निडर होके काम करें, कोई भी चीज़ हो, आगे चले, हम गलतियों से ना डरें, परिवर्तन से ना डरें। ठीक है, उस उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्यों की पुनरावृत्ति इस बात पर बल देने के लिए, मतलब इसे बल दिया जाता है, जिस बात पर बल दिया जाता है। अजय को मान के चलो, यहाँ पे पहला में क्या था, आज का दिन, अब फोर्स से डाल के बोलोगे आज का दिन 15 अगस्त का दिन, ये दोनों के दोनों फोर्स वाले शब्द हैं। उसी तरह यहाँ पे निडरता, आप जो निडरता हो कि कोई भी कार्य करो, जाओ एग्जाम दो, निडरता हो कि, ऐसा नहीं है कि आप डर के दो, तो यहाँ पे बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। उसके बाद यहाँ ना डरें, आप बिल्कुल भी ना डरें, आप एग्जाम हॉल में जाओ, एग्जाम अच्छा दो और आपके मार्क्स भी अच्छा आएंगे। निडर होके पढ़ो और निडर होके एग्जाम दो। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो आगे कहा जा रहा है भाषण में पुनरावृत्ति के लिए वक्ता एक ही शब्द के कई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी करता है, जैसे कि बात पर बल पड़े। जैसे मैंने वही बताया कि एक ही बात को जो बार बार रिपीट, जैसे मान के चलो कोई ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो मैं इंग्लिश में भी बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, और उसके जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिस तरह से प्रयुक्ति, नियुक्ति, आयुक्ति, इसी से मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसको जो ना जिस अलग 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 भाषाओं में उसको बोल सकता हूँ ताकि वो समझ पाओ। कोई ना कोई वर्ड तो आप समझोगे, समझ पा रहे हो ना? वही बातें हैं, यानी पर्यायवाची शब्द होता है ना कि एक शब्दों के बदले जो ना एक ही शब्द को अलग 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 तरीके से बोला जाता है। जैसे पानी को ले लो, पानी को क्या बोलते हैं? जल भी बोलते हैं। ठीक है, वाटर इंग्लिश हो गया वो। मैं इसको बस रिपीट करके बोलता हूँ ताकि आप समझ पाओ, यही बातें कही गई है। ठीक है, ये आपका पुनरावृत्ति हो गया। आपका नेक्स्ट आपका रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो वाक्य क्रम, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, करो करो करो। ठीक है, चलो देखो यहाँ कहा जाता है भाषण की भाषा लिखित भाषा की तरह अधिक सुगठित नहीं होती है। भाषण की भाषा जो है लिखित भाषा की तरह अधिक सुगठित नहीं होती है, मतलब ठीक है, उसमें वक्ता अपनी बातों को बोलते हुए क्रम देता है, इसलिए भाषण की भाषा कुछ अव्यवस्थित होती है। उसमें जो वक्ता जो होती है, जो बोलने वाले, जो बताने वाले थे, वो अपनी बातों को बोलते हुए क्रम देता है। यानी कि आप कुछ से कुछ मैं बोलते चला जाऊँ, आप समझ पाओगे, क्लास करोगे नहीं करोगे, यानी कि क्रम वाइज बोलता हूँ। जैसे कि आप क्रम वाइज फिर बोलता हूँ, नहीं बोल के मैं दूसरा बात बोलता हूँ, तो ये बातें नहीं होती है। ठीक है, तो यही कही जा रही है कि क्रम वाइज बोलता है। उसके बाद उसमें शब्दों की और पदों का क्रम भी लिखित भाषा से प्रायः अलग होता है। ओके, उसके बाद कहता है उदाहरण के तरीके से कहा जाता है हमारे जो प्रश्न हैं वे बहुत बड़े हैं। ठीक है, हमारे जो प्रश्न हैं वे बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो हिम्मत से काबू नहीं कर सके उन पर। हिंदी के वाक्यों में प्रायः पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया रहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, यहाँ राम जो है कर्ता है, स्कूल जो है कर्म है, और उसके जाता जो है क्रिया है। आप समझ पा रहे हो? कर्ता, कर्म, क्रिया, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, फिर अंत में क्रिया। और यहाँ कर्ता, ठीक है, यहाँ पे दर्शा दिए गए वही बातें हैं। उसके बाद उदाहरण के लिए दिया गया है कि वाक्य हिंदी व्याकरण की दृष्टि से नहीं, किंतु बोलते हुए भाषा इस रूप में प्रयोग दोष नहीं माना जाता है। ओके, उसके बाद प्रायः इस तरह की वाक्य रचना बात के प्रभाव को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए दिए गए वाक्य के अंतिम उपवाक्य में उन पर जो सर्वनाम है क्रिया के बाद प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये बातें कही गई है। उसके बाद आगे कहा जाता है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, आज बनाने का दिन है। आज बनाने का दिन है भारत माता के लिए जीवन को, ना कि तोड़ने का दिन। ठीक है, इस वाक्य में क्रिया बनाने, कर्म, भारत माता एक नए जीवन से पहले प्रयुक्त हुई है इस वाक्य का। ठीक है, सही क्रम होगा क्या? आज भारत माता के लिए नए जीवन को बनाने का दिन है, ना कि तोड़ने का। समझ पा रहे हो? ये रहा वह वाक्य। उसका देखिए इसमें प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक में है उपवाक्य। उपवाक्य में देखिए क्या कहा जाता है, भाषण में उपवाक्य रचना इस तरह की जाती है जिससे कठिन अर्थ स्पष्ट होता है, चला गया, और बात पर भी बल भी पूरा, ताकि सुनने वाले प्रभावित हो। इसके लिए वक्ता उपवाक्यों का अधिक प्रयोग करता है, शब्दों से ऐसे समूह को जिससे पूरा विचार प्रकट होता है, वाक्य कहते हैं। देखो वाक्य होता क्या है, वाक्य जैसे कि आप कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य है, वाक्यों में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पर फोकस किया जाता है, जिस पर फोर्स दिया जाता है, बल लगाया जाता है,
ताकि उस बातों को आप समझ पाओ। जैसे यहाँ मान के चलता हूँ, जैसे यहाँ पे इसके वाक्य हैं यहाँ पे, जिससे कथ्य जो स्पष्ट होता चला जाए, इसमें मैं किस पे फोकस करूँगा? कथ्य स्पष्ट। ठीक है, इस पर हमें फोकस करूँगा, कथ्य स्पष्ट, आप ताकि इस बातों को समझ पाओ। ठीक है, उसके बाद यही बातें हैं उपवाक्य के बाद। उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ कहा गया है, यहाँ पे देखो, उसके बाद प्रजातंत्र हर व्यक्ति को एक हक देता है। प्रजातंत्र जो है हर एक व्यक्ति को यह हक देता है। उसके बाद यह वाक्य है क्योंकि इसमें शब्दों का ऐसा समूह है जिससे पूरा विचार प्रकट हुआ है। लेकिन जब कोई पूरा विचार एक से अधिक वाक्यों में प्रकट होता है, उन्हें एक ही वाक्य में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कोई एक विचार है, एक बातें हैं जिसकी थिंकिंग है, तो वो एक से अधिक वाक्यों में प्रकट होता है, लेकिन जो है एक ही वाक्य में प्रस्तुत किया जाता है। प्रकट तो होता है, लेकिन प्रस्तुत जो है उसमें नियुक्ति जो है एक ही जगह किया जाता है। तब उनमें से प्रत्येक को वाक्य उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह ठीक है कि यह जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उतनी ही जनता की भी है। ठीक है, इस वाक्य में उपवाक्य है। पहला, यह ठीक है कि यह जिम्मेदारी सरकार की है, यह पहला उपवाक्य क्या है? यह ठीक है कि यह जिम्मेदारी सरकार की है। दूसरा, लेकिन उतनी ही जनता की भी है। उसके बाद यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बोलने और लिखने दोनों की तरह वाक्य रचनाओं में उपवाक्यों का प्रयोग होता है, किंतु बोलने की भाषा उपवाक्यों का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है भाषण में उपवाक्य पूरी वाक्य रचना बिखरे होते हैं, और अगर हम इन्हें लिखने की भाषा में बदले तो भाषण में प्रयुक्त वाक्य रचना की तरह तुलना में लिखा हुआ वाक्य छोटा और गढ़ा हुआ होता है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, भाषण का जो वाक्य है वो बिखरे हुए होते हैं। बिखरे हुए को हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसके बाद समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाए, हमारे कलाकार हैं, भाषण का वाक्य जो है हमारे कलाकार हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, उनकी जिम्मेदारी दूसरी तरह की है, और ये जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को सारे देश को मार्गदर्शन दे, सीधे रास्ते पर चलना सिखाए। ठीक है, यहाँ पे जो है ना हमारे कलाकार जो है, लेखक है, विचार है, ये सब क्या करते हैं, कलाकार आपको कलाकारी करके आपको इसके बारे में निर्देश देते हैं, और विचारक जो है विचार करते हैं, वे लेखक जो है लेख लिखते हैं, इसके बारे में कही गई है। ठीक है, उसके बाद यही एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए लिखित वाक्य में है, अपने घर, गाँव, दुकान में किस तरह की स्वदेशी की भावना को बढ़ाएं, यही वो वसूल है जिनको हमको चलाना है। ठीक है, ये बातें हैं। तो ये रहा आपका। उसके बाद संबोधित करना, इसको देखते हैं क्या है। संबोधित करना में भाषण में वक्ता अपने श्रोताओं को सीधे संबोधित करता है। भाषण में जो है ना वक्ता जो बताने वाला होता है वो श्रोताओं को सीधे संबोधित करता है, इसलिए उसकी भाषा संबोधन की भाषा होती है। जैसे वाक्य कुछ हर तरह इस तरह से आरंभ होते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर खड़े होकर हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आदि। वक्ता कई बार अपने श्रोताओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उससे संबंधित बिंदुओं पर अपने भाषण को केंद्रित करता है। जैसे मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, स्वागत करने के बाद आप सबको मैं बताता हूँ आज के सेशन में ये होने वाले वो होने वाले। उसी तरह जो ना आपका जैसे कोई भाषण देने वाले हैं, कोई जो है ना नेता आ गए, तो आप नेता के तमाम मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों एवं पीछे बैठे बुजुर्गों, आप सभी का स्वागत है। तो इस तरह से बातें शुरुआत करती है। ठीक है, भाई एवं बहनों एवं पीछे बैठे बुजुर्गों, क्लियर। तो ये बातें कही गई है। ठीक है, तो यही है आपका संबोधित करता, क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है संबोधन कारक। इसमें कहता है हम एक लड़के को बुलाने के लिए कहते हैं। ठीक है, ए लड़के सभा में कई लोगों को संबोधित करने के लिए कहते हैं, भाइयों बहनों, इस तरह बुलाने के संबंधों को भी व्याकरण में संबोधन कारक कहते हैं। यानी संबोधन करते हैं, ए लड़के, मतलब 50 लड़के हैं, बोले ए लड़के यहाँ आओ। अब कौन लड़का आएगा यहाँ, मतलब इस तरह से संबोधन करता है कि वो लड़का, ये लड़का, ये लड़का, वो लड़का। ठीक है, ये बातें कही जाइए। कई लोग भाइयों बहनों बोलते हैं जो गलत है, कई लोग जो है ना भाइयों एवं बहनों बोलते हैं जो कि गलत है। अनुस्वार का प्रयोग यहाँ नहीं होता। निम्नलिखित वाक्य में अंतर है। ठीक है, मैंने अपने भाइयों को बुलाया, भाइयों आप लोगों से मेरी अपील है। संबोधन कारक की रचना को हम निम्नलिखित तरीके से देखते हैं। देखिए एक वचन में बालक, बालकों, लड़के, लड़कों, भाई, भाइयों। उसी तरह स्त्रीलिंग में लड़की, लड़कियां, भाई बहन है। यहाँ हमने हिंदी में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले संबोधन कारक उदाहरण दिए हैं। प्रभु, प्रभु, राजन, राजन, आर्य, आर्य, देवी, देवी, मतलब संबोधन कर आर्या का आर्य, सीता का सीते। तो ये बातें हैं। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल के माध्यम से दिया गया।